हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। तो इस चैप्टर का आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है मेटाबॉलिटीज। तो आज हम लोग समझेंगे कि मेटाबॉलिटीज क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके टाइप्स के भी डेफिनेशन और एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मेटाबॉलिटीज, ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या समझ में आता है उसको पहले समझते हैं। ठीक है, तो एक वर्ड आई थिंक आप लोग सुने होंगे, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ पर भी आप लोगों को वही वर्ड देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आ जाता है कि मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन ये क्या होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन दोनों मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो सम ऑफ टोटल ऑफ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन, हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं उन सारे रिएक्शन को क्या कहते हैं? उन सारे रिएक्शन को, वो सारे रिएक्शन एक साथ हो रहे होते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, या उसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। अगेन मैं बता रही हूँ, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं। जितने भी रिएक्शन होते रहते हैं उन सारे रिएक्शन को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन, या उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब वो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो क्यों रहे होते हैं? हमें एनर्जी, जैसे देखो हमारे हमारे बॉडी में क्या होते रहता है कि फूड का डाइजेशन होते रहता है, हमारे सेल के अंदर रिएक्शन वगैरह होती रहती है। ये रिएक्शन क्यों होती है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए होती है। तो ये जो रिएक्शन हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में, ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो इन सारे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अगेन मैं इसको डेफिनेशन को मैं लिख देती हूँ, सम ऑफ टोटल मेटाबॉलिक, ऑल कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन मेटाबॉलिज्म। सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल कैटाबॉलिक, सारे कैटाबॉलिक और सारे एनाबॉलिक रिएक्शन के सम को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, या उसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। बट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि अब यहाँ पर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है। तो देखो, कैटाबॉलिक, कैटा में वर्ड आता है कट, तो किसी चीज को टुकड़े में तोड़ देना को हम लोग क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक। मतलब कि हमारे बॉडी में अगर कोई कॉम्प्लेक्स फूड है, कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, और उसको हमारे बॉडी रिएक्शन के थ्रू उसको अगर टुकड़े में तोड़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कैटाबॉलिक रिएक्शन। मतलब कि छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में अगर तोड़ रहा है तो वो हो जाएगा कैटाबॉलिक रिएक्शन। वही अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर अगर बड़ा पार्टिकल्स बना रहे हैं, अगर बड़ा सब्सटेंस बना रही है, तो वो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा एनाबॉलिक रिएक्शन। मतलब कि यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, कैटाबॉलिक मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस, एंड एनाबॉलिक मीन्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन, सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है? एनाबॉलिक में छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर के, मतलब कि छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? बड़ा पार्टिकल्स बनाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। सम ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स। अब एक बात बताओ कि जैसे देखो एक सीढ़ी है, अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली सीढ़ी पर चढ़ने में हमें बहुत ज्यादा दम लगानी पड़ती है। बट जैसे सीढ़ी से उतरते रहते हैं तो हमें उतना दम नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, हमारे उतनी एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोगों को किसी भी सब्सटेंसेस को अगर टुकड़ों में तोड़ना है तो वहां पर हम लोगों को एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, वहां पर एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि वहां पर बड़े सब्सटेंसेस छोटे छोटे सब्सटेंसेस के टुकड़े
टूट रहे हैं तो वहां पर बॉन्डिंग क्या हो रही है, हट रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगा। बट जब एनाबॉलिक रिएक्शन होगा तो उसमें क्या हो रहा है कि छोटे छोटे सब्सटेंसेस मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बन रहा है, तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जब बड़ा सब्सटेंसेस बना रहेगा, छोटा छोटे सब्सटेंसेस अगर बड़ा सब्सटेंसेस बनाना रहेगा तो वहां पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बट जब कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा तो एनर्जी वहां से रिलीज होगा। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में एक्सोथर्मिक होता है, मतलब कि एनर्जी वहां रिलीज होती है। बट जब एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे सब्सटेंसेस से या छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ करके बड़ा पार्टिकल्स बनाना रहता है। आई होप आप लोग ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो यहाँ पर इसको मेटाबॉलिज्म, अब देखो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि अब हम लोग समझते हैं मेटाबॉलिटीज क्या होता है। ठीक है, तो देखो जितने भी कंपोनेंट्स या जितने भी सब्सटेंसेस मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग मेटाबॉलिटीज कहते हैं। अगेन बता रही हूँ, जितने भी सब्सटेंसेस, अब जैसे देखो कि हमें कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड या किसी को तोड़ करके इसको जोड़ करके हमें प्रोटीन बनाना है, या सिंपल शुगर को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना है, या कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ करके हम लोग को सिंपल शुगर में बनाना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर छोटे सब्सटेंसेस से बड़ा बनेगा या बड़े से छोटा बनेगा। तो यहाँ पर जितने भी सब्सटेंसेस जो कि इसमें पार्टिसिपेट करें, जैसे देखो कि हमें एमिनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन बनाना है, ये जो छोटे छोटे एमिनो एसिड होंगे ये सब क्या कहलाएंगे, यही सब मेटाबॉलिटीज कहलाएंगे। जितने भी सब्सटेंसेस, जितने भी पार्टिकल्स जो कि जुड़ करके क्या बनाते हैं या जो कि मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग मेटाबॉलिटीज कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंपोनेंट्स दैट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिटीज। जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी पार्टिकल्स जो कि किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग मेटाबॉलिटीज कहते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिटीज होती है, ये मेटाबॉलिटीज कितने तरीके की होती है, तो मेटाबॉलिटीज दो तरीके की होती है। ठीक है, अब ये जो मेटाबॉलिटीज होता है ये दो तरीके का होता है। एक क्या होता है, प्राइमरी मेटाबॉलिटीज, प्राइमरी मेटाबॉलिटीज, एंड एक होता है सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज। एक कौन होते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिटीज, और एक होता है सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज। अब प्राइमरी मेटाबॉलिटीज और सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। वैसे इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी आगे देखेंगे, बट एक बार ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ले लेंगे। देखो जो प्राइमरी मेटाबॉलिटीज होता है उसमें ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं जिसका फंक्शन हम लोगों को पता रहता है। अब जैसे देखो एमिनो एसिड, हमको पता है अगर एमिनो एसिड की हमारे बॉडी में कमी हो जाए तो ऑब्वियसली वो एमिनो एसिड जो रहता है वो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। हमारे बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, जो शुगर रहते हैं, चाहे वो सिंपल शुगर हो या कॉम्प्लेक्स शुगर, वो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये हमारे बॉडी के लिए जरूरी रहता है, इसके बिना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो ही नहीं सकती। बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस रहती है जिसकी जरूरत नहीं रहती और जिसके फंक्शन के बारे में भी नहीं पता रहता, बट वो हमारे बॉडी के नहीं अंदर है, हमारे बॉडी के अंदर वो नहीं रहता है। वो प्लांट्स के अंदर रहता है, फंजाई के अंदर रहता है, या किसी दूसरे माइक्रोब्स के अंदर रहता है, वो हमारे बॉडी के अंदर ऐसा नहीं रहता। देखो जो प्राइमरी मेटाबॉलिटीज होते हैं वो सब में रहते हैं, प्लांट्स में। जैसे देखो प्लांट में क्लोरोफिल के बिना क्या कुछ हो सकता है, नहीं। ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस होगा तो वहां पर क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी, तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा प्लांट के लिए, प्राइमरी मेटाबॉलिटीज हो जाएगा। बट सपोज करो अगर हमारे बॉडी में क्लोरोफिल रहता है तो क्या हमारे बॉडी में क्लोरोफिल की कोई जरूरत रहती, नहीं रहती। हम लोग तो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, तो हमारे बॉडी में अगर क्लोरोफिल रहता है तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज। अब ठीक वैसे ही देखो अगर हमारे पास रूट प्रेजेंट रहता तो क्या रूट का हम लोग को जरूरत रहता, नहीं रहता, वो क्या हो जाता हमारे लिए सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज हो जाता। वैसे ही अगर आप प्लांट्स वगैरह में देखोगे तो प्लांट्स में ना बहुत सारे रबर निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी रहते हैं जिसका प्लांट के पास कोई यूज नहीं रहता, प्लांट उसको कुछ यूज नहीं करता। हाँ हम लोग उसको डिराइव करके हम लोग
उससे कुछ नया प्रोडक्ट बना करके उसे हम लोग यूज करते हैं, बट प्लांट के लिए उसका कोई यूज नहीं रहता है। ठीक है, तो वैसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, वैसे को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। मतलब जैसे एक पेड़ है, पेड़ से रबर निकल रही है, पेड़ को खुद नहीं पता है कि उस रबर का वो क्या यूज करेगा। उसके पेड़ का जो प्लांट का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें वो जो रबर है वो किसी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो जो पेड़ था, वो जो ट्री था, उसके लिए वो रबर एक क्या हो गया, वो एक सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म हो गया, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में और कोई ऐसा मटेरियल रहता है, वैसे हमारे बॉडी में अगर देखोगे आप एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में हम लोगों का एग्जांपल नहीं दिया गया, ह्यूमन नहीं दिया गया, वहाँ पे प्लांट, फंजा और दूसरे माइक्रोब्स का एग्जांपल दिया गया। बट सपोज करो कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं रहता, वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में या हमारे बॉडी का या किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसमें जितने भी सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होते हैं। और इसके अलावा जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस रहते हैं जो कि उस बॉडी में रहते तो हैं, बट उसको खुद नहीं पता रहता है कि इसका क्या फंक्शन है, उसके फंक्शन अननोन रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग से रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े। आज हम लोग स्टार्ट किए थे कि मेटाबॉलिटीज के बारे में पढ़ना। मेटाबॉलिटीज में एक वर्ड ही आ रहा है मेटाबॉलिक, या जिसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये क्या होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन कहता है सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। या आप सिंपल सा यह भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन कैटाबॉलिक भी हो सकते हैं, एनाबॉलिक भी हो सकते हैं। कैटाबॉलिक मतलब कि जो बड़े सब्सटेंसेस है उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बनाना, वो क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनाने का क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन, काट रहा है वो सब्सटेंस। एनाबॉलिक मतलब कोई बड़ा मॉलिक्यूल, कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल से और उसको जोड़ कर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है, तो वो हो जाएगा एनाबॉलिक रिएक्शन। जब भी कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बट जब एनाबॉलिक रिएक्शन होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और इसी सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकडाउन ऑफ, बट मेटाबॉलिज्म मतलब कि छोटे छोटे एनाबॉलिक मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जोड़ करके बड़ा पार्टिकल्स बन जाए। फिर नेक्स्ट ये आता है कि अब मेटाबॉलिटीज क्या होता है। तो देखो जितने भी सब्सटेंसेस जो कि या जितने भी कंपोनेंट्स कह सकते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स जो कि मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिटीज कहते हैं। अब जैसे देखो कि हम लोग एमिनो एसिड को जोड़ करके हम लोग प्रोटीन बना रहे हैं, तो ये जो एमिनो एसिड हुआ, ये जो प्रोटीन हुआ, यही क्या हो जाएंगे, यही मेटाबॉलिटीज हो जाएंगे। अब मेटाबॉलिटीज को भी टू पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया, एक हो जाते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिटीज, दूसरा हो जाता है सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज। प्राइमरी मेटाबॉलिटीज मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपोनेंट जिसका फंक्शन हम लोग को पता रहता है, जो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, हमारे बॉडी का ही नहीं सिर्फ जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट करता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। जैसे अगर आप एक प्लांट को देखोगे तो प्लांट के पास क्लोरोफिल रहता है, वो इसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो क्लोरोफिल जो हुआ वो प्लांट के लिए क्या हो गया, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म हो गया। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट रहता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन रहता है, वो हमारे बॉडी को फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो प्रोटीन, ये जो जितने भी न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब हमारे बॉडी के लिए क्या है, ये सब हमारे बॉडी के लिए प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस रहते हैं जैसे कि रबर हो गया, रेजिन हो गया, ये जितने भी टॉक्सिक मटेरियल ऐसे दिया गया, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो उसमें पूरा एक टेबल बनाकर दिया गया, जिसमें पिगमेंट का अलग दिया गया, प्लांट में कैरोटीनॉइड, तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। मतलब एक पेड़ के अंदर हम उसमें ह्यूमन के एग्जांपल नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ प्लांट वगैरह दिया, प्लांट फंजाई और अदर मैक्रोब्स के बारे में दिया गया। तो जैसे प्लांट में पिगमेंट होती है, तो पिगमेंट में कैरोटीनॉइड होता है, कैरोटीनॉइड का क्या फंक्शन रहता है वो प्लांट को खुद नहीं पता रहती है, उसका अननोन फंक्शन रहता है। तो वो जो कैरोटीनॉइड हुआ वो प्लांट के लिए क्या हो गया, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। क्यों, क्योंकि प्लांट का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें कैरोटीनॉइड का कोई भी यूज नहीं। आई होप कि आप लोग को ये जो प्राइमरी मेटाबॉलिटीज और सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज समझ में आ गया होगा। अब बस इसी का हम लोग लिखेंगे और एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम लोग ये लिखेंगे कि सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज में क्या क्या आता है।
अब क्या देखेंगे, अब हम लोग प्राइमरी मेटाबॉलिटीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, वैसे तो हम लोग इसके बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ले चुके हैं, बट अब हम लोग लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि समझ तो पहले ही चुके हैं, बट इसका डेफिनेशन लिखना तो जरूरी है ना। तो प्राइमरी मेटाबॉलिटीज क्या होता है? ठीक है, तो ऐसा मेटाबॉलिटीज या ऐसे सब्सटेंसेस जिसका फंक्शन हम लोग को पता रहता है, हम लोग जानते रहते हैं उसका क्या फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, और जो डायरेक्ट रोल प्ले करता है किस चीज में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, वही होता है प्राइमरी मेटाबॉलिटी। लिखते हैं हैव नोन और आइडेंटिफिएबल 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 नोन और आइडेंटिफिएबल फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड प्ले डायरेक्ट रोल प्राइमरी मेटाबॉलिटी। देखो मैं बताती हूँ, हैव नोन मतलब जिसका फंक्शन या आइडेंटिफिएबल फंक्शन मतलब ये हुआ कि उसके फंक्शन क्या है वो हम लोगों को पता रहता है इन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि प्लांट में भी ऐसा होगा, फंजाई में ही या किसी और में, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर एक फंजाई, तो फंजाई के अंदर क्या रहता है उसका फंक्शन हम लोग को पता रहता है, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसका फंक्शन हम लोग को ना पता हो। हम ह्यूमन में हमारे अंदर क्या क्या रहता है उसका फंक्शन हम लोग को पता रहता है। ग्लूकोज क्या करेगा उसका फंक्शन पता है, एमिनो एसिड क्या करेगा उसका फंक्शन हम लोग को पता है। ऐसे प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है, तो प्लांट को पता है कि क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है। To have a known or identifiable function in our organism and play a direct role in physiological process। बॉडी का जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस में क्या करता है, वो डायरेक्ट रोल प्ले करता है। डायरेक्ट रोल प्ले करता है मतलब कि अगर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट करना है तो उन सारे सब्सटेंसेस का होना जरूरी ही है, उसके बिना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वो क्या हो जाता है, वैसे मेटाबॉलिटीज, वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिटीज। एग्जाम्पल में हजारों एग्जाम्पल लिख सकते हैं खुद के बॉडी का ही, जैसे कि ग्लूकोज, लोग एमिनो एसिड भी लिख सकते हैं। प्लांट में अगर लिखा जाए तो क्लोरोफिल, पता है। प्लांट में क्लोरोफिल का क्या फंक्शन रहता है ये भी हम लोगों को पता है। प्लांट में ल्यूकोसाइड का क्या फंक्शन होता है वो भी हम लोगों को पता है। तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब हो जाता है प्राइमरी मेटाबॉलिटी। बट द सेकेंड आता है जो कि होता है सेकेंडरी मेटाबॉलिटी, और जो टेबल बनाया गया उसमें जितने भी नेम्स वगैरह वो सारा सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज के ही। ठीक है, तो अब देखेंगे सेकेंडरी सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज। सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज क्या होगा, प्राइमरी मेटाबॉलिटीज का जस्ट उल्टा, जिसका फंक्शन हम लोगों को नहीं पता है, वो डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वही क्या हो गया सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज। बट एक बात याद रखना, जो सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज होता है ना उसमें एनसीईआरटी का जो है उसमें एग्जैक्ट लाइन भी हो गई है कि वो ना तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पार्टिसिपेट करता है, उसका डायरेक्ट रोल नहीं है उसमें, और ना ही बहुत सारे ऐसे जिसका फंक्शन भी हम लोगों को नहीं पता है, बट उसका इकोनॉमिकल या इकोलॉजिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे प्लांट से रबर मिलती है, प्लांट के पास उसका क्या यूज रहता है वो तो हमें नहीं पता, बट हमारे लिए वो रबर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग को उससे क्या होते हैं, पैसे मिलते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे प्लांट से बहुत सारे एसेंशियल ऑयल वगैरह निकलती है जिससे सीरम वगैरह बनती है। ठीक है, तो वो प्लांट के लिए क्या उसका यूज रहता है वो तो नहीं पता, बट हमारे बॉडी के लिए वो, या हमारे लिए या एक ह्यूमन के लिए बहुत ही ज्यादा वो यूज होती है। तो वैसे क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सेकेंड, अब वो हो जाते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो जाती है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हैव अ नोन या हैज अ नोन the unknown function that found in plants, fungi and microbes
and that do not play direct role in physiological process। क्या होता है जिसका अननोन फंक्शन है, जिसका फंक्शन के बारे में हम लोगों को नहीं पता है, और जहाँ जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है प्लांट में। हमारे बॉडी में ऐसा कोई नहीं है जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। प्लांट्स में होता है, फंजाई में होता है और दूसरे माइक्रोब्स में होता है। दैट डू नॉट प्ले डायरेक्ट रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और जो कि डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करता है किस चीज में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। इसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में प्लांट, फंजाई और माइक्रोब। आई होप कि आप लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म पता समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का टेबल बनाएंगे जो कि एग्जैक्ट इसमें दिया गया, एनसीईआरटी में दिया गया। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो कि मैं यहाँ पर ही एग्जैक्ट टेबल बना देती हूँ, ठीक है, जो टेबल दिया गया है। तो उसमें देखो पिगमेंट्स दिया गया है, फिर बहुत सारा ऑयल दिया गया है, टॉक्सिन सबका दिया गया है, वो सब हम लोग बना करके देख लेते हैं। तो पहले बताइए थी कि पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड, एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रो एंथ्रोसाइनिन। वैसे अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो उसके बाद एसेंशियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल, ग्रास ऑयल दिया गया। फिर ऐसे टॉक्सिन भी बहुत सारे होते हैं। टॉक्सिन, टॉक्सिन में कौन होता है, एबरिन, राइसिन। फिर एक और लास्ट यहाँ पर लिख देते हैं जो कि हो जाता है पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में कौन हो सकता है, रबर जैसे हो जाएगा, गम्स हो जाएगी, और इसके बाद सेलुलोज भी हो जाता है, सेलुलोज। ठीक है, तो ये यहाँ तक मैं बता दी, चार बता दी हूँ। पिगमेंट, पिगमेंट की कैरोटीनॉइड हो जाता है, एंथ्रोसाइनिन हो जाता है। उसके बाद एसेंशियल ऑयल के अंदर कौन आ जाता है, लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल, ये अजीब नेम है कि लेमन ग्रास ऑयल, बट ये दिया गया है एनसीईआरटी में। उसके बाद क्या लिखा है, टॉक्सिन में मैं अबरिन राइसिन, ये दिया गया है एनसीईआरटी में टेबल में। फिर पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, रबर, गम्स और सेलुलोज वगैरह जो होता है, ये सब क्या होते हैं, ये एग्जांपल किसका, ये सब एग्जांपल जो है वो है सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का। मतलब कि ये सब कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, बट प्लांट को खुद नहीं पता रहता है कि इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म हो जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आप लोग यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।